दोस्तों लेट एपिसोड के लिए माजरत। कल आपको लॉन्ग एपिसोड मिलेगी। स्टोरी लिखने में टाइम लगता है, इसलिए आपके इंतजार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं मजेदार एपिसोड की तरफ। मुश्ताक ने कहका लगाकर कहा, इज्जत 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 क्या चीज है? इज्जत करके क्या हो रहा है? कौन सी इज्जत की बात कर रही है? इज्जत तो तुम्हारे पास तब भी नहीं थी जब तुम बया कर आई थी। इज्जतदार कौन होती हैं इस बात का तुझे इल्म भी है? अगर नहीं इल्म तो सुन, इज्जतदार वो होती हैं जो पैक हो। तुम तो पता नहीं कितनी दफा। तुम क्या समझती हो कि अगर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था तो इसका ये मतलब है कि मुझे पता नहीं चला? ये सब जानने के बावजूद फिर भी तुझे इज्जत दी, घर में रखा। अगर आज मैंने कोई फरमाइश कर दी है तो क्या तुम मेरी खातिर ये भी नहीं कर सकती? मुश्ताक की बातें सुनकर मुझे इस कदर शदीद झटका लगा कि कुछ देर पहले होने वाला वाकया और मौजूदा सूरत हाल मेरे जहन से निकल गई कि इस वक्त में किस मुश्किल में गिरी हुई हूं। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि इसे कुछ कहने के लिए मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मैं तो आज तक ये समझती आ रही थी कि इसे सच में पता नहीं चला कि ऐसी थी, मगर वो तो इस बात को 3 साल तक राज में रखे हुए था और आज मौके पाकर मुझसे इसकी कीमत वसूल करना चाह रहा था। मुझे सकते की हालत में देखकर बशारत बोला, लगता है परजाई माजी में खो गई। परजाई जी एक खबर और सुन लो। इस बात का मुझे तभी पता चल गया था जब मेरे यार ने जो रात मनाई थी, तब मेरे समझाने पर ही इसने तुझे कुछ नहीं कहा और इस राज को हमेशा राज ही रखा। वरना जैसा मेरा यार है, इसने अगले दिन ही तुझे वापस भेज देना था। फिर सोचो तुम्हारे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाती। पूरे गांव में तुम लोगों की बदनामी हो जाती। अगर आज हमने छोटी सी फरमाइश कर दी है तो तुम ऐसे बदील हो रही हो, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। हम चाहें तो इस वक्त तुम्हारे साथ जबरदस्ती जो मर्जी कर सकते हैं, मगर अपने यार की खातिर तुम्हें प्यार से कह रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि प्यार का जवाब प्यार से ही दो। अगर ड्रामेबाजी करनी तो फिर हम जैसा बड़ा मैबाज तुमने कभी देखा नहीं होगा। और हमारा बड़ा पिन देख, इस छोटी सी फरमाइश के बदले में तेरे खसम को 20,000 दिया है। इसलिए रोने और ड्रामे करने में टाइम बर्बाद मत कर। अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी तो फिर तुम्हारे शौहर की जानिब से हमें खिली छटी है, हमारा जो दिल करेगा वो तेरे साथ करेंगे। इसलिए इज्जत गिनवाने से बेहतर है बात मान लो, इज्जत भी बच जाएगी और 20,000 भी आ जाएगा। अब फैसला तेरे इख्तियार में है। मेरे लिए ये गुजरता लम्हा मेरे दिमाग को माऊफ करता जा रहा था। पहले शौहर की बातें, फिर शौहर की हरकत, फिर शौहर के ताने, फिर शौहर के दोस्त की बातें। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आखिर खुद में हिम्मत पैदा करके दोनों हाथ कानों पर रखकर ई नहीं की सदा बुलंद करते हुए जोर जोर से नफी में सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, ये सब मुझसे जो मर्जी किस्म ले लो। शादी से पहले मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं था और न ही शादी के बाद किसी गैर शख्स की तरफ आंख उठाकर भी देखा है। ये कहकर मैं मुश्ताक के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, अपनी सफाइयां पेश करने लगी, इससे मोहब्बत के दावे करने लगी, अपनी वफादारी की कस्में उठाने लगी, मगर सब कुछ बेसूद रहा। आखिर में ये सुनने को मिला, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मुझे मंजूर हो। मैं कौन सा तुम्हें तलाक दे रहा हूं? अगर तलाक दीनी होती तो पहली रात का शक हुआ था तब भी तुझे तलाक दे देता। इसलिए अपनी सफाइयां देने में वक्त बर्बाद मत कर और जो तुझे कहा है वो कर। अगर नहीं करना तो भी बता दे, फिर जो हो सकेगा अपने तरीके से कर लेंगे। मैं बुरी तरह कोशिश करके देख चुकी थी, अब सोए उनकी बात मानने के मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गैर मर्दों से बेहतर था कि इसको जहर समझ कर पी लेती। अगर जान चली गई तब भी कम अज कम इज्जत तो बच जाएगी। मैंने कहा, मुश्ताक मैंने कभी नहीं पी, कैसे पीऊंगी? मुझे रजामंदी जाहिर करते देखकर बशारत जल्दी से बोला, परजाई बस पहला गिलास दवा समझ कर पी लेना, इसके बाद अगले पैग तुझे मीठा शरबत लगेंगे। जमशेद जो कब से खामोश बैठा मुझे घूरते हुए हंसी के जाई जा रहा था, लड़खड़ाती आवाज में बोला, उचेड यार परजाई को नॉर्मल बना कर दे। मैंने जमशेद को कहर आलूद नजरों से देखा और फिर मुश्ताक की तरफ देखकर बोली, मुश्ताक पहले मुझसे वदा करो कि अगर मैंने लोगों की बात मान ली तो फिर इसी वक्त तुम मुझे कमरे से जाने दोगे। मुश्ताक ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, जान मन तेरी जान की किस्म, इसी वक्त में इन लोगों को भेज दूंगा।
बस ये लोग तुम्हारे साथ बैठकर पीना चाहते हैं और हल्की फुल्की गुपशप करना चाहते हैं। तुम खामखा में डर रही हो। कल तुम खुद हमारे साथ बैठकर पियोगी। मुश्ताक की किस्म पर मुझे यकीन तो नहीं था, मगर बेबसी के आलम में दिल को झूठी तसल्ली देने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, अब अपनी किस्म पर कायम रहना। मुश्ताक बोला, ठीक है मेरी जान। ये कहकर मुश्ताक ने इन दोनों की तरफ देखकर कहा, ठीक है ना यारो, मेरी बेगम का हुक्म है। मैंने कान खोल कर सुन लिया है कि फरमाइश पूरी होते ही तुम लोग यहां से दफ हो जाओगे। दोनों एक जबान बोले, ओके बास, जो परजाईदी हुक्म साढ़े सर माथे थी। मुश्ताक ने कहा, चल अब ऊपर होकर चौकड़ी मार कर बैठ जा, महफिल शुरू करते हैं। मैंने कहा, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूं। मुश्ताक बोला, फिर वही नखरे। महफिल के कुछ उसूल होते हैं, जब नाचने ही लगी तो फिर शर्म कैसी। मैंने जूता उतार कर बशारत की जानिब रुख करके चौकड़ी मार कर बैठ गई। तभी बशारत ने खुशी का इजहार करते हुए जोशीले अंदाज में नारा लगाया, जियो परजाई खुश कर दत्ता, जबकि मैं दिल ही दिल में इसे कोसते हुए बदा दे रही थी। चंद लम्हों बाद ही मुझे वहां का माहौल और वहां बैठे लोग अच्छे लगने लगे। जी चाहने लगा कि खिलकर बातें करके उनसे करूं। वो लोग मुझसे यूं अनजान बने बैठे थे जैसे मुझे जानते ही नहीं। हालांकि जब वो मुझसे बात करना चाहते थे तो मैं उन्हें मुंह नहीं लगाती थी। अब मेरा दिल कर रहा था कि वो मुझसे कोई बात करें और मैं उन्हें जवाब दूं, मगर वो आपस में ही पुरानी यादें छेड़ कर बैठे हुए थे कि फुला लड़की कैसे सीट की थी, फुला जगह कैसे मार धाड़ की थी। ऐसे मौजुआत पर बातें कर रहे थे। तभी बशारत ने गौर से मेरी जानिब देखा और साथ ही अपनी जगह से उठते हुए कहा, मुश्ताकी यार उधर आ जा। बशारत की बात सुनकर मैंने इसे ना तो रोका और ना ही मुश्ताक को कहा कि तुम मेरे पास ही बैठे रहो। बशारत की बात सुनकर मुश्ताक मेरे पास से उठकर खड़ा होते हुए बोला, आजा भई, मैं वैसे भी पेशाब करने जा रहा था। बशारत बोला, चल छीती जाकर पेशाब कर, कहीं उधर ही ना कर देना। बशारत की बात सुनकर जमशेद कहका लगाकर हंसा, जबकि बेसाख्ता मेरी भी हंसी निकल गई, मगर ये हंसी हमेशा के लिए मेरा रोना बन जाएगी, इस बात से मैं बेखबर थी। कुछ ही देर में उनकी मर्जी पूरी हो गई, जिससे मुझे बाहर निकलने के लिए पूरा मौका मिल गया। मैं कमरे से बाहर निकली तो बशारत मुझे गंदी गालियां देते हुए जमशेद को मेरे पीछे जाने का कहने लगा। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद मैं खुद को कदरे महफूज समझकर दरवाजे के साथ टेक लगाकर ज़ारोकतार रोने लग गई। मैं होश में आई तो मुश्ताक कहाँ था, मुझे इसका भी ख्याल नहीं आया। कुछ ही देर बाद जोर से दरवाजा पीटने के साथ बशारत की गालियां सुनाई देने लगे, जिसकी वजह से मेरा ध्यान रोने से हटकर यहां से भागने की तरफ हो गया। मैं लड़खड़ाती हुई स्टोर रूम में गई, वहां से अपनी चादर उठाई और कुछ कपड़े बैग में रखकर बाहर के दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। तब तक दरवाजा मुसलसल पीटा जा रहा था। मुझे ये भी डर था कि कहीं दरवाजे की आवाज सुनकर मुश्ताक ना आ जाए। बैठक के पास से गुजरते हुए बेसाख्ता बैठक में नजर डाली तो मुश्ताक चारपाई पर बेसुध पड़ा हुआ था। मैं वापस बैरूनी दरवाजे की जानिब आई और दरवाजा खोलकर बाहर गिल्ली में निकली और कुंडी दरवाजे के बाहर से लगा दी और बैठक के बाहर वाले दरवाजे की भी बाहर से कुंडी लगा दी। घर से तो आ गई, मगर जाना कहाँ था, इस बात ने मुझे परेशान कर दिया। तकरीबन रात का 1 बज चुका था। गिल्ली में मुकम्मल सन्नाटा था। अचानक मेरी नजर साथ वाले घर पर पड़ी। हमसाए होने की वजह से मेरा उनके घर आना जाना भी था और उनकी औरतों से अच्छी खासी सलाम दुआ बनी हुई थी और उन्हें मेरे हालात का भी बखूबी इल्म था कि मेरा शौहर मेरे साथ कैसा सलूक करता है। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने हिम्मत करके उनका दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अंदर से उनके आदमी की आवाज सुनकर मैंने अपना तारुफ करवाते हुए परेशानी का इजहार किया। दरवाजा खुलते ही इस शख्स ने मुझे सर से पांव तक देखकर पहचानते ही मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ सदफ बहन, इस वक्त इस हाल में? सब खैरियत तो है? मैंने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, भाई एक दफा मुझे अंदर आने दें, फिर सब कुछ बता दूंगी। इसने बाहर गिल्ली में नजर डाली और मुझे अंदर आने का कहा। मैं लड़खड़ाती हुई अंदर दाखिल हुई। तब तक इस शख्स की बीवी भी कमरे से निकलकर आती दिखाई दी, जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। मुझे देखते ही वो भागती हुई मेरे पास आई तो मैंने इसके कंधे को सहारा बनाकर ज़ारोकतार रोते हुए इसे अपनी रुदात सुनाना शुरू कर दी।
शोर शराबा सुनकर बाकी के घर वाले भी वहां जमा हो गए। मुझे कमरे में ले जाकर बिठाकर पानी पिलाया गया। मैंने रोते हुए सब घर वालों के सामने सारी दास्तान सुना दी कि मेरे साथ किया सलूक किया गया है। मेरी बातें सुनने के बाद उनके घर के मर्द गुस्से में आकर मेरे घर जाने लगे कि हम जाकर उनको सबक सिखाते हैं। तो मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मना किया कि इस वक्त शोर शराबा होगा तो पूरी गिल्ली के लोग जमा हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरा तमाशा पूरा गांव देखे। अब बस मुझ पर एक एहसान कर दें कि मुझे आज रात अपने घर में पनाह दे दें, सुबह होते ही मैं हमेशा के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और खुश दिल्ली से मुझे रात गुजारने के साथ सुबह मुझे बहिफाजत मेरे गांव तक छोड़ने का वादा किया। मेरा नशा उतारने के लिए मुझे अचार दिया गया। खैर सुबह होते ही दोनों मियाँ बीवी मुझे गांव तक छोड़कर वापस चले गए। अम्मी ने मेरे यूं अचानक आने की वजह दरियाफ्त की तो मैंने अम्मी को यही बताया कि वो गैर मर्दों को घर लाकर गुल गुपाड़ा करता है, इसलिए मैं अब इस शख्स के साथ नहीं रहूंगी। अगर मेरी जिंदगी चाहते हैं तो मुझे इससे तलाक दिलवा दें, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। असल बात मैंने अम्मी से भी छुपा ली थी, वरना अम्मी अबू भाइयों से लाजमी बात कर देती और मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाता। सदफ बात पूरी करके ज़ारो-क़तार रोने लग गई। सदफ की दुख भरी दास्तान सुनकर मुझे यूं लगा जैसे इसके साथ होने वाले जुल्म का असल कसूरवार में ही हूं। मेरी वजह से ही सदफ के शौहर की नज़र में इसकी इज्जत नहीं रही थी। अगर सदफ कनवारी ब्याही जाती तो शायद इसकी इज़्दिवाजी जिंदगी इतनी तंग ना होती और उसका शौहर भी इसकी इज्जत करता। मैं खुद को कोसता हुआ सदफ को दिलासा देते हुए बोला, सदफ तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर तुम शुक्र करो कि उन हैवानों का शिकार नहीं बनी, वरना उन्होंने जिस तरह तुम्हें बेबस करने की हर मुमकिन कोशिश की थी और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो चुके थे, ऐसे हालात में वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते थे। ये हाल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, अब वो सब वापस तो नहीं आ सकता, मगर मेरा तुमसे वादा है कि इन तीनों को तुम्हारे सामने लाकर ऐसा इबरत का निशान बनाऊंगा कि उनकी हालत देखकर कोई मर्द अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक करने के बारे में भी सोचे नहीं। सदफ बोली, नहीं यासिर, तुम ऐसा नहीं करोगे। मैंने कहा, क्यों? तुमने उन्हें मुआफ कर दिया है या फिर शौहर के लिए अभी तुम्हारे दिल में हमदर्दी है? सदफ बोली, नहीं यासिर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना तो उन्हें मुआफ कर सकती हूं और ना ही इस शख्स के पास जाना तो दूर की बात, इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने कहा, तो फिर मुझे मना क्यों कर रही हो? सदफ बोली, सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर मैं नहीं चाहती कि मेरे घर तक ये बात पहुंचे कि मैं किस वजह से तलाक ले रही हूं। अगर ये बात मेरी भाभीयों के काम में पड़ गई तो यूं समझ लो कि मेरी आने वाली जिंदगी इससे भी ज्यादा अजियतनाक हो जाएगी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारे साथ मेरा जितना भी वक्त गुजरा है वो मेरी जिंदगी का हुसैन वक्त था जिसे मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। शायद मैं ये राज हमेशा अपने दिल में दबाती रहती, मगर तुमसे मिलते ही ना जाने क्यों मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई और तुम्हें सारी हकीकत से आगाह कर दिया। मैंने कहा, पहली बात तो यह है कि इस सारे मामले में तुम मजलूम हो और बेकसूर हो। दूसरा, उन्होंने कौन सी तुम्हारी इज्जत लूटी है कि कोई तुम्हें ताना देगा, बल्कि तुम्हारी बात सुनकर सब तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत को दाद देंगे। सबकी नजरों में तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा मकाम और बढ़ जाएगा। सदफ बोली, यासिर, ये तुम्हारी सोच है, मगर तुम मेरी भाभीयों को नहीं जानते। वो मेरी हर बात का उलट मतलब निकाल कर मुझे बुरी जगह बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगी। मैंने कहा, तुम इस बात से भी बेफिक्र रहो कि तुम पर कोई बात आएगी, कहेगी कि ये सब तुम्हारे कहने पर हुआ है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम आने वाली जिंदगी इस बोझ के साथ मत गुजारो कि तुम इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। वैसे भी ऐसे लोगों को सजा मिलना जरूरी है। तुम बस गांव का नाम और घर का थोड़ा सा एड्रेस और मुश्ताक का हुलिया समझा दो, बाकी का काम मैं खुद कर लूंगा और मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारा कहीं जिक्र भी नहीं होगा। सदफ चंद लम्हे सोचने के बाद एक बार फिर से मुझे इस मामले को टाल देने का कहने लगी, मगर मेरी जिद के आगे इसे हार मानना पड़ी और उसने गांव का नाम, शौहर के घर का एड्रेस और शौहर का हुलिया समझा दिया। साथ ही सदफ ने मुझे होशियार रहने का कहते हुए ये भी कहा कि बशारत बड़ा खतरनाक है, हर वक्त अपने पास हथियार रखता है। सदफ की बात सुनकर मैंने हल्का सा कहका लगाते हुए कहा, इसका क्या है? ये देखो, मेरे पास दो हर वक्त होते हैं और मेरे गार्ड्स हर वक्त जदीद असलहा से लैस रहते हैं। ये कहकर मैंने कमीज उठाकर कमर बेल्ट में लगे दुखा दिए, जिसे देखकर सदफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कमीज नीचे करते हुए कहा,
तुम्हें क्या लग रहा है कि उनको उठाने के लिए मैं खुद जाऊंगा? तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसे लगड़ पगड़ोहे से मैं मुंह नहीं लगाता। उनके लिए मेरे बंदे ही काफी है। इसलिए तुम बेफिक्र रहो, उन्हें पता ही तब चलेगा जब मौत का फंदा उनके सर पर पड़ चुका होगा। अच्छा ये बताओ, इसके बाद मुश्ताक ने तुमसे राब्ता किया? सदफ बोली, नहीं यासिर, इसने किसी किस्म का राब्ता करने की कोशिश नहीं की। इसने जो मेरे साथ किया है, शायद वो डर के मारे कहीं भाग ना गया हो। मैंने कहा, जाना कहाँ? बस दुआ करो वो जिंदा हो, कब्र के अलावा वो जहां भी होगा मेरे बंदे इसे वहां से उठा लाएंगे। इसलिए अब तुम खुद को रिलैक्स करो और जाओ वॉशरूम में जाकर अपना मुखड़ा धोकर आओ। देखो आंखों का काजल गालों पर फैल चुका है। सदफ मुस्कुरा कर गालों पर हाथ फेर कर हथेली को देखती हुई बोली, यानी मैं और काली लग रही हूं? मैंने सीने पर हाथ रखकर कहा, बालिफे मरजानिए, तेरी रंगत में जो कशिश है, ये कशिश किस्मत वालों को होती है। दो चीजों ने ही तो मुझे तुम्हारा दीवाना किया था, एक तुम्हारी रंगत ने और दूसरा तुम्हारी। मेरी अधूरी बात सुनकर सदफ जल्दी से बोली, और दूसरी कौन सी? मैं मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपना मुखड़ा धोकर आओ, फिर बताता हूं। सदफ बोली, नहीं अभी बताओ। मैंने कहा, बता दूं? सदफ बोली, बताओ भी। मैंने हाथ इस पर रखते हुए कहा, ये। सदफ जयपत्ती हुए दोनों मुक्के मेरे सीने पर मारती हुई बोली, बेतमीज, तुम नहीं सुधर सकते। ये कहकर सदफ जल्दी से उठी, मेरा बाजू चुटकी काटती हुई शोखी से उतरी और वॉशरूम की जानिब चली गई। मैंने इसे जानबूझकर चेहरा धोने भेजा था ताकि वो थोड़ी ताज़ा हो जाए। सदफ के जाने के बाद मैं सदफ के बारे में सोचने लगा कि बेचारी ने क्या नसीब पाया है। मैं इसके बारे में सोचने की बजाय इसके हालात के बारे में सोचते हुए आखिर में खुद को ही कसूरवार ठहरा रहा था। वॉशरूम का दरवाजा खिलने की आहट सुनकर ख्यालात से बाहर निकला और चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा तो सदफ बाहर निकलती दिखाई दी। चेहरा धोने के बाद वो काफी हद तक ताज़ा हो गई थी। तभी मेरे पास से गुजरते हुए मेरी नाक पकड़कर मरोड़ती हुई बोली, क्या देख रहे हो? मैं चिढ़ते हुए बोला, अभी तक तुम में टीचर वाले जरासीम बाकी है। सदफ हंसते हुए मेरे पैरों की जानिब टांगे लटका कर बैठ गई और गहरी सांस लेकर बोली, बालिफी यासिर, कितने हुसैन दिन हुआ करते थे, न कोई टेंशन थी, न कोई फिक्र थी और न ही किसी चीज की परवाह। मैं शरारती अंदाज में बोला, जाने दो यार, तब भी तुम्हें फिक्र ही लगी रहती थी। सदफ चौंक कर मेरी जानिब देखती हुई बोली, कौन सी फिक्र? मैं संजीदा अंदाज में लापरवाही से बोला, यही कि कोई आ जाएगा, जल्दी करो। मेरी बात सुनकर सदफ लम्हा भर के लिए मेरे अल्फाज पर गौर करने के बाद फुर्ती से बैग पर चढ़ी और दोनों हाथ खोलकर मेरा गला दबाने वाले अंदाज में मेरी जानिब बढ़ती हुई बोली, ठहर जा बेतमीज, अभी तुझे बताती हूं। सदफ फिर बोली, किस्म से तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। अगला बंदा चाहे जितनी मर्जी संजीदा बात कर रहा हो, तुम एक ही बात में संजीदगी को तहस नहस करके रख देते हो। मैंने सर उठाकर कहा, कब से संजीदा मौजू पर ही बात हो रही थी। वैसे भी मैंने कौन सा झूठ कहा है? जब भी मिलते थे तब तुम्हारा यही रोना होता था, यासिर जल्दी करो, उम्मी आने वाली है, अबू आ जाएगा, फुला आ जाएगा। सदफ ने मेरी नाक के साथ नाक रगड़ते हुए कहा, शोख, तब हालात ऐसे होते थे कि डर लगा रहता था। मैंने कहा, जो भी था, मगर एक बात है, इस डर में भी अपना ही मजा होता था। सदफ एकदम से उदास होकर बोली, यासिर, जब मेरी शादी हो गई थी तब से लेकर आज तक शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मैंने तुम्हारे बारे में ना सोचा हो। जब भी अकेली बैठती तुम्हारे साथ गुजारे हुए एक एक लम्हे को याद करते हुए कभी हंसती तो कभी रोती रहती थी, मगर तुम इतने बड़े बेवफा हो कि कभी भूल कर भी याद नहीं किया होगा। मैंने सदफ के हाथ छोड़कर एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से इसके बालों को संवारते हुए कहा, नहीं यार, अगर तुम्हें भला होता तो उज़्मा लोगों को तुम्हारी तरफ ना भेजता। अब मैं छोटा बच्चा तो रहा नहीं था जो तुम्हारे घर पर आ जाता। इस दिन जब तुम्हें रिक्शे में देखा था, इसके बाद तुमसे मिलने के लिए मैं बेचैन हो गया था, ये मैं जानता हूं। अगर तुमसे मिलने का मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो मैंने इतना इंतजार करना ही नहीं था। आज तुमसे मिलकर मुझे जिस कदर सुकून मिल रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता। जब मैंने तुम्हें उज़्मा लोगों के साथ आते देखा था तो यकीन करो मुझे यूं लगा जैसे मैं बचपन में लूट गया हूं, और आज भी मुझे वही दबी फीलिंग महसूस हो रही है जैसे हम छप छप कर मिला करते थे। स्कूल जाते हुए तुम्हें तंग किया करता था। अब यार, क्या हुसैन दिन थे।